नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। दामाद, जमाई, सन इन लॉ, आम जनजीवन में ये एक रिश्ता है। गैंजेटिक बेल्ट में इस प्राणी को पाना मुश्किल और बहुत महंगा सौदा होता है। हाई मेंटेनेंस रिश्ता है ये। परिवारों का भविष्य तय करने की क्षमता है इस रिश्ते में। राजनीति में इस रिश्ते को मलाईदार फायदे वाला माना जाता है, मगर रिश्ता राजनीति की दिशा तय करने वाला है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव करीब हैं और चुनावी मुद्दों के चलन में तख्ता पलट हो गया है। मामला क्या है? आप इन फोकस के साथ हैं। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। करीब 28 साल से एनडीए और उसके सहयोगी बिहार की मुख्य पार्टी आरजेडी पर दागने के लिए जिन गोलों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें सबसे बड़ा था परिवारवाद या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। 25 जुलाई 1997 चारा घोटाले में मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ वारंट हुआ। लालू को इस्तीफा देना था। पूरी पार्टी में किसी पर विश्वास न था, तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। तब से आज तक दुनिया में परिवारवाद, नेपोटिज्म, घर की खेती जैसे तमाम आरोप आरजेडी झेलती रही है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड के चलते आरोप शेर से सवा शेर हो गया। मगर काल का पहिया घूमता है साहब। घूम करके ये हाल आया है कि हमलावर पर हमले हो रहे हैं। लालू राबड़ी के पुत्र, बिहार के उभरते नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 100 दिन सुनार की 1 दिन लुहार की कहावत को सच कर दिया है। अपने कई बार पूर्व सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 सलाह दे दी हैं तेजस्वी यादव ने। क्या सलाह दी है? कि नीतीश जी, बिहार में एक दामाद आयोग और एक मेहरारू आयोग खोल दीजिए, परमानेंट कमीशन फॉर सन इन लॉज एंड वाइफ्स। तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं। बिना आग धुआं नहीं होता। तेजस्वी को मौका मिला क्योंकि सुशासन बाबू नीतीश कुमार अपने ही आदर्शों पर पलटी मार गए हैं। तो ये देख लें कि हुआ क्या है। चुनाव आने वाले हैं बिहार में। सत्ता हासिल करने के लिए बिहार राज्य में सरकार के कामकाज, जिम्मेदारी पर जाति हमेशा भारी रही है। चुनाव से पहले सेटिंग और फिटिंग आम बात है, जातीय और धर्म की। मंत्रालय इस समय बांटे नहीं जा सकते, इसलिए नीतीश बाबू की एनडीए सरकार ने बड़े स्तर पर तमाम राज्य आयोग यानी कमीशंस में फेरबदल किया है। 1-2 नहीं, करीब 1 दर्जन आयोग, जिनमें अगर मुख्यतः देखा जाए बिहार आयोगों में फेरबदल जो हुई है उसमें माइनॉरिटी कमीशन, सवर्ण कमीशन, मछुआरा कमीशन, अनुसूचित जाति कमीशन, इन सब में फेरबदल हो गया है। अब नीतीश जी ने रेवड़ी जो बांटी है उसमें विवाद किस बात पे हो रहा है कि चुनाव से ठीक पहले नियुक्तियां जो एनडीए की हुई हैं उसमें एनडीए नेताओं के रिश्तेदार चुने गए। कुल मिला के हिसाब देखें तो काबिलियत पर रिश्तेदारी भारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए हैं। पहले मांझी के हिंदुस्तान आवाम जो मोर्चा है, हम जो उनकी पार्टी है, वो उसके महासचिव थे। जीतन मांझी के जो 7 बेटे बेटियां हैं उनमें से कई राजनीति में सक्रिय हैं। बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। बहू दीपा सुमन इमामगंज से विधायक हैं। दीपा की मां ज्योति देवी बाराचट्टी की विधायक हैं। अब इसके अलावा जो नंबर 1 था, ये नंबर 2 जो है कि काबिलियत पर दामाद भारी, वो इंस्टेंस है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भांजे मृणाल पासवान। बिहार एससी आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। मृणाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महासचिव हैं। इसके अलावा काबिलियत पर तीसरा मामला जो दामाद भारी पड़ रहे हैं वो है नीतीश जी के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य नियुक्त हो गए हैं।
दिवंगत आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के बेटे हैं। उनकी पत्नी शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद हैं। अब 3 बड़े दलित नेताओं के दामादों को बिहार में दलित वोटर्स को इशारा करने के लिए रेवड़ी बांट दी गई है। मगर इस रेवड़ी बांटने में सिर्फ दामाद ही फायदे में नहीं रहे हैं, रिश्तेदारी के भी मामले हैं। काबिलियत पर रिश्ते भारी हैं। रश्मि रेखा सिन्हा अपॉइंट हुई हैं मेंबर बिहार विमेन कमीशन। ये कौन है? राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार की पत्नी। यही नहीं, नियुक्ति 7 जून की जो हुई अधिसूचना, उसमें सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। 7 अन्य सदस्यों के नाम थे, उनके पतियों और पते का उल्लेख था, लेकिन रश्मि रेखा सिंह के पति नहीं दिखाए गए। केवल उनके पिता उदय कुमार सिन्हा का नाम था। उनका पता भी प्रकाशित नहीं किया गया, जिससे उनके रिश्ते को छुपाए जाने की कोशिश हुई है, इसकी आशंका होती है। अब काबिलियत पर रिश्ते भारी होने में एक और केस है। आद्या और सत्या झा वकील हैं। उनको अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट की लीगल काउंसिल। जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी की बेटियां हैं ये। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि बिना 20 साल के तजुर्बे की नियुक्ति कैसे हुई। जेडीयू के नेता कहते हैं कि सरकार जो सफाई दे रही है कि नियुक्ति हुई है काबिल लोगों की, ये लोग लंबे समय से अपने अपने फील्ड में सक्रिय हैं, वंशवाद का मामला ये नहीं बनता है। तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं कि कैसे किसको अपमानित करना है। जब उन्होंने ईडी को नहीं छोड़ा, सीबीआई को नहीं छोड़ा, यहाँ के प्रशासन को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा, तो हमको कैसे छोड़ेंगे। उनको तो जलन होगी कि ये इंजीनियर देवेंद्र माझी आज से 25 साल से जो लगा हुआ है, आज इतने बड़े पद पर कैसे चला गया। इसलिए उनको तो खलबली होगा। और चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो लोग पढ़े लिखे लोग को राजनीति में आने देना नहीं चाहते हैं। और मैं राजनीति में तो नहीं आया, लेकिन एक संवैधानिक पद मुझे मिला और मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ कि मुझे काम करने का अवसर मिला। इसलिए तेजस्वी जी देवेंद्र माझी को डरा सकते हैं, लेकिन इस आयोग को नहीं डरा सकते। देवेंद्र माझी एक अलग दलित कार्ड खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने लालू यादव को इस फोटो के चलते नोटिस दे दिया था। यही नहीं, इन नियुक्तियों से नाराज लोगों को खुश करने की भी कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने जो रेवड़ियां बांटी हैं नाराजगी दूर करने के लिए, उसमें गुलाम रसूल बलियावी जो है वो लोकसभा के एमपी थे। उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन। क्यों किया गया है? क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि अभी भी एक मुस्लिम तबका उनको वोट देता है और ये सज्जन वक्फ बिल के चलते जो पास हुआ केंद्र के द्वारा, उसके चलते और नीतीश कुमार के उसको समर्थन के चलते ये नाराज थे, तो उनको खुश करने की कोशिश की गई है। आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। आरोप लगाए जाने पर बिहार क्या देश भर के नेताओं में चलन यह है ये कहने का कि सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 100 छेद। तेजस्वी ने हमला बोला तो नीतीश दामाद आयोग बना लें, तो एनडीए कह रही है कि परिवार आयोग चलाने वाली पार्टी को यह कहने का हक ही नहीं बनता है। चलिए देख लें कि लालू यादव की आरजेडी का क्या इतिहास गिना रही है एनडीए, यानी गिरेबान झांकने वो कह रही है तेजस्वी यादव को। तो अब नेता लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के सुप्रीमो हैं। राबड़ी देवी उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर रहीं, अब एमएलसी हैं। तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, एमएलए हैं। तेज प्रताप यादव दूसरे बेटे स्वास्थ्य मंत्री थे, विधायक हैं। मीसा भारती लोकसभा सांसद। रोहिणी आचार्य जो उनकी दूसरी बेटी हैं, वो 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अब सवाल और पते की बात पते की, बिहार में किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये सारे जो नियुक्तियां और अपॉइंटमेंट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। किसी को ये गुमान नहीं है कि क्या ये कदम बिहार के चौमुखी विकास के लिए उठाया गया है। सबको पता है जिस जिस वर्ग में एनडीए या नीतीश कुमार को चुनावी कमजोरी दिख रही है, वहां पलस्तर लगाया जा रहा है। फरवरी के महीने में याद करिएगा ऐसी ही एक कवायद हुई थी। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 7 नए मंत्री बनाए, सब बीजेपी के सदस्य थे। 4 ओबीसी, 1 ईबीसी, 1 राजपूत और 1 भूमिहार। ये इशारा हुआ। ये देखिए कि नीतीश कुमार की कैबिनेट का जो गणित है ना, वो इंटरेस्टिंग है।
कि ये इसके हिसाब से बैलेंसिंग किया गया था। विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या टोटल हुई नीतीश कुमार के 36। इससे पहले 30 मंत्री थे, करीब मंत्री थे। भाजपा कोटे से 21 थे, जेडीयू कोटे से 13 थे। अब हम कोटे के एक इस सब से बात कर लें तो निर्दलीय कोटे से 1 मंत्री, 11 सवर्ण मंत्री, 10 ओबीसी मंत्री, 7 अति पिछड़ा मंत्री, 5 दलित समुदाय से मंत्री, 2 महादलित, 1 मुस्लिम पठान, यानी ये कास्ट एनालिसिस है, हर वर्ग को की फिटिंग हुई। अब ये फिटिंग हुई एक पॉलिटिकल प्लान के तहत। नारा आपको याद है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। हालिया राजनीति जो गणना के मुताबिक जो है, बिहार के पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.2% है लगभग। नीतीश कैबिनेट में अब इस समुदाय की हिस्सेदारी 28% हो गई है। आबादी 27.12%, 28% हिस्सेदारी कैबिनेट में। इसी तरह से अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो 19.6% है। उसे भी नीतीश कैबिनेट में 19% की हिस्सेदारी मिल गई है, यानी पैरिटी है। लेकिन नई कवायद के जरिए, यानी जो एक्सपेंशन हुआ के जरिए, खामियों को दूर किया जा रहा है। अब राज्य में ईबीसी की जो आबादी है वो 36% है। नीतीश कैबिनेट में ईबीसी सिर्फ 19% है। सामान्य वर्ग की आबादी जो है वो 15.5% है, लेकिन नीतीश कैबिनेट में सामान्य वर्ग का दबदबा है 31% है। अब बिहार के राजनीतिक लुहार काम पर लग गए हैं। एक समय नीतीश सुशासन बाबू बन गए थे। जाति धर्म को लांघकर लोग उनको वोट देने लगे थे। मगर नीतीश अब पुराने नीतीश नहीं है। मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने एक चुनाव में 3 जेडीयू के दिग्गज नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट देने की मांग ठुकरा दी थी। बहुत विरोध हुआ था पार्टी में, मगर नीतीश टस से मस ना हुए थे। एक समय यह भी था कि नीतीश कुमार आरजेडी की सत्ता के चलते जंगल राज के खिलाफ बात करते थे, रंगदारी के खिलाफ मुहिम छेड़ी, बिहार में सुधार दिखा। उन्हीं नीतीश कुमार ने अप्रैल 2023 में आनंद मोहन जी जो थे उनकी सजा खत्म कर जेल से उनको बाहर निकलवा दिया। भले ही आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को 2007 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी और बाद में पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। सवाल यह उठता है कि इन इशारों का बिहार का वोटर क्या करेगा? इग्नोर मारेगा या नहीं? बिहार में बहरहाल जाति का दबदबा ऐसा है कि लाख मर्ज ढूंढिए, बीमारी लाइलाज हो चुकी लगती है। इन कवायदों का असर कितना होगा नीतीश जी ने जो किया है ये कहा नहीं जा सकता, डिग्री नहीं पता। कास्ट सेंसस की बात गर्म है इन चुनावों के पहले। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि वंशवाद हो, दामादवाद हो या मेहरारूवाद हो, ये सब बरसाती नदियां हैं जो जाकर के विलीन होंगी जातिवाद के बड़े समंदर में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।